ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भली भांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। साथियों, आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर। हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर। हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करते तो तेजी से विस्तार संभव ही नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा।
मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है। मेट्रो नियो, जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं, वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है। इसी तरह है वाटर मेट्रो। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। कोच्चि में यह काम तेजी से चल रहा है और साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेट्रो आज सिर्फ सुविधा संपन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भर नहीं है, ये प्रदूषण कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। मेट्रो नेटवर्क के कारण सड़क से हजारों वाहन कम हुए हैं, जो प्रदूषण का और जाम का कारण बनते थे। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। साथियों, आज 4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनियां मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है। साथियों, आधुनिक से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ये समय की मांग है। अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा है। हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम के भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50% ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 600 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका उपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे, इन आधुनिक तकनीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है। साथियों, आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। यानी एक कार्ड ही हर जगह के लिए पर्याप्त है। ये हर जगह चलेगा। साथियों, मेट्रो के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह
अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है। दफ्तर या कॉलेज पहुंचने में देर हो रही है और ऊपर से टिकट की परेशानी। मेट्रो से उतर भी गए तो बस का टिकट। आज जब हर किसी के पास समय की कमी है तो रास्तों में समय नहीं गंवाया जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी दिक्कतें अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, देश के सामर्थ्य और संसाधनों का देश के विकास में सही इस्तेमाल हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। वन नेशन वन फास्टैग ने देश भर के हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी है, जाम से मुक्ति मिली है, देश का समय और देरी से होने वाला नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी ने देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है। डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी व्यवस्था एक जैसी हुई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, इससे देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। बिजली का नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड, इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेस गैस कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था। वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोग एक राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशन कार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविधा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कृषि सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश का हर छोटा बड़ा शहर 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21वीं सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुराना शहर होने की वजह से इसमें चुनौतियां जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ही हमें इसको आधुनिकता की नई पहचान भी देनी है। इसलिए आज दिल्ली को आधुनिक स्वरूप देने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर टैक्स में भी छूट दी है। दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों का नियमितीकरण हो या फिर झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को बेहतर आवास देने का प्रयास, दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आज की जरूरत के अनुसार एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर से बदला जा रहा है। साथियों, दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21वीं सदी के नए आकर्षण भी हो, इसके लिए काम जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल बिजनेस टूरिज्म,
इसका अहम सेंटर होने वाला है। इसके लिए द्वारका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसद भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ है, वहीं एक बहुत बड़े भारत वंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हर काम से दिल्ली वालों के लिए हजारों रोजगार भी बन रहे हैं और शहर की तस्वीर भी बदल रही है। दिल्ली 130 करोड़ से अधिक आबादी की दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत की राजधानी है। उसी भव्यता के दर्शन यहां होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करते हुए दिल्ली के नागरिकों का जीवन और बेहतर बनाएंगे, दिल्ली को और आधुनिक बनाएंगे। एक बार फिर नई सुविधाओं के लिए मैं देश को भी और दिल्ली वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपकी प्रेरणादायी वाणी हमेशा ही हमारे अंदर साहस और बल का संचार करती है और साथ ही सपनों को सच करने की प्रेरणा भी देती है। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अब यह आयोजन समाप्त होता है। देश भर से जुड़े सभी